तो देखिए अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। धारा 299 आपराधिक मानव वध। देखिए आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध भी दो तरीके का होता है। तो समझिए आपराधिक मानव वध कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। देखिए पहला होता है ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में आता है। ऐसा आपराधिक मानव वध आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में आता है। और दूसरा ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। अब इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता वो किस धारा में दंडनीय है ना? इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसको देखिए, इसको इसीलिए समझना जरूरी है। ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में आता है और ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए जो आपराधिक मानव वध हत्या की श्रेणी में आता है वो धारा 302 के तहत दंडनीय होता है और जो आपराधिक मानव वध हत्या की श्रेणी में नहीं आता है वो 304 के तहत दंडनीय होता है। यानी कि ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है वो क्या होगा? कुल मिला के जो अपराध हत्या नहीं होता वो क्या कहलाता है? आपराधिक मानव वध कहलाता है। वो यही कह रहा है, ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है वो किस धारा में दंडनीय होता है? 304 में। और जो हत्या की श्रेणी में यानी जो सीधा सीधा हत्या है वो काय में दंडनीय होता है? 302 में। और जो हत्या नहीं है वो काय में दंडनीय होता है? 304 में, यानी आपराधिक मानव वध है ना। तो लोग इस नहीं है कि इसके चक्कर में ये सोचते हैं कि कोई अपराध नहीं, ऐसा नहीं। अपराध तो हत्या नहीं है। हत्या नहीं है तो क्या होगा? आपराधिक मानव वध होगा, ये कह रहा है। अगर हत्या नहीं है तो किस में जाएगा? आपराधिक मानव, मतलब किस कोई व्यक्ति अगर मरा है, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई है और अगर उसका अपराध हत्या की श्रेणी में नहीं आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका अपराध काय की श्रेणी में आएगा? आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। अब जब आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा तो इसका दंड कहाँ है? 304 में है। तो 304 की में दंड नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये है, जो सेंटेंस लिखा है उसका अर्थ ये होता है। तो आपराधिक मानव वध भी दो प्रकार का होता है। ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, यानी सीधा सीधी हत्या है, 302 का मामला है। और अगर ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में आता है वो 302 में आता है। और जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है वो काय में आता है? आपराधिक मानव वध में आता है। और उसके लिए दंड कहाँ है? 304 में है। ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सारी हत्याएं जो होती हैं, सारी जो हत्या होती है उनमें क्या शामिल होता है? आपराधिक मानव वध। जितनी भी हत्याएं होती हैं उनमें आपराधिक मानव वध अपने आप में क्या होता है? शामिल होता है। आपराधिक मानव, शॉर्ट में लिख देते हैं, मानव वध क्या होता है? शामिल होता है। अगर किसी की हत्या हुई है तो उसके अंदर आपराधिक मानव वध अपने आप में शामिल है। लेकिन सभी आपराधिक मानव वध में, सभी कह रहा है आपराधिक मानव वध में हत्या शामिल हो आवश्यक नहीं है ना। आपराधिक मानव वध में हत्या शामिल हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि हर आपराधिक मानव वध में हत्या हो। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपराधिक मानव वध में हत्या आवश्यक नहीं है कि हत्या शामिल हो। तो ये दो चीजें, मतलब हत्या है तो आपराधिक मानव वध तो है ही है, पहला अपराध। लेकिन आपराधिक मानव है तो जरूरी नहीं है कि वो हत्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों बात होती है इसमें। लेकिन हत्या है तो ये तो फाइनल है कि उसमें आपराधिक मानव वध तो है ही। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है पहले, फिर अपन बैरेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे अब इसको, है ना। देखिए तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब देखिए सेक्शन 200 जो है 99 के बारे में बात करेंगे अपन।
299 क्या कहता है, पहले इसका हेडिंग देखें, आपराधिक मानव वध। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं आपराधिक, शॉर्ट में लिख लेते हैं आपराधिक मानव वध। वध किसका हो रहा है? वध यानी हत्या। वध का अर्थ क्या होता है? हत्या। तो वध किसका किया जा रहा है? वध होगा मानव का, यहाँ किसी व्यक्ति की हत्या की बात कर रहा है, किसी जानवर की, किसी पशु की हत्या की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ मानव हत्या का क्या अर्थ है? जो धारा 46 में दिया गया है, जो धारा 46 परिभाषा में पढ़ा ना, किसी मानव की हत्या, तो धारा सेक्शन 46 में जो दिया है मानव हत्या, वही है। यहाँ भी इसका भी वही अर्थ लगाया जाएगा जो मानव की हत्या का दिया हुआ है धारा 46 में। तो कुल मिला के ये है कि मानव की हत्या से संबंध लिखा भी है, मानव की हत्या, मनुष्य की हत्या, है ना। तो कोई जानवर की हत्या नहीं, केवल मनुष्य की हत्या पर लागू होता है ना। किसी जानवर की हत्या हुई, आप बोले 299 के तहत बोले हत्या हुई, नहीं, तो उसकी हत्या, ये किसकी हत्या है? मानव की, लिखा है ना, मानव की हत्या, वध। अब देखिए ये क्या कहता है, इसको थोड़ा पढ़ें फिर देखते हैं। ये कहता है जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभव है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। तो ये क्या कह रहा है? जब कोई व्यक्ति, किस आशय से? आशय होना जरूरी है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? आशय। तो क्या सब एक निकल के आई इसकी की हत्या करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? आशय। और आशय क्या होना चाहिए? ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। तो कैसी संभाव्य? संभाव्य हो, जिससे क्या है? संभाव्य काय की मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए उसका। आशय कैसा होना? या तो क्षति कारित, या तो मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए, या कोई क्षति, ऐसी क्षति जिससे मृत्यु कारित हो सकती है। तो पहले मृत्यु का आशय करने का आशय होना चाहिए, दूसरा क्षति। और क्षति कैसी होना चाहिए? जिससे मृत्यु कारित हो सकती है, इस तरीके की क्षति होनी चाहिए। तो मृत्यु करने का आशय होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मृत्यु कारित की संभावना का, या दूसरा ज्ञान, तीसरा जो है ज्ञान। क्या होना चाहिए? उसे इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि जो कृत्य वो कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और अगर वो इस तरीके से कोई कार्य करता है, और इसके लिए क्या होना चाहिए? आदमी कार्य, तो स्वाभाविक सी बात है, एक्ट तो जरूरी है, कार्य होना जरूरी है। अब ये सब तीनों चीजें आने, कोई कार्य ही नहीं किया तो कहाँ किया जाएगा? तो कार्य भी जरूरी है। जब वो जिस सारी चीजें आने के बाद कोई कार्य करता है, और उस कार्य से अगर किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो क्या माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने क्या कार्य किया? आपराधिक मानव वध कार्य किया है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के मन में पहले आशय आएगा, आशय आने के बाद, आशय भी किस बात का आया? मृत्यु कारित करने का किसी व्यक्ति को, या कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय आया कि उसको संभावना है, जानता है वो इस बात से कि वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, और उसको इस बात का ज्ञान भी है कि जो काम वो कर रहा है उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। और उस ज्ञान के अनुसरण में अगर वो कोई कार्य करता है, कोई एक्ट करता है, और उस एक्ट से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या माना जाएगा? कि उस व्यक्ति ने आपराधिक मानव वध कार्य किया। तो एक चीज और आती है कि जो उसकी जो क्या कहते हैं, संभाव्यता है ये किसी कार्य को करने की, क्या कहते हैं ये कहते हैं कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, विशेष कृत्य की जरूरत नहीं है। विशेष मतलब जो संभावना है ना, मतलब जो कोई एक्ट करता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए कोई एक्ट कर रहा है, उसके लिए कोई विशेष एक्ट, विशेष कृत्य की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कार्य की बात कर रहे हैं, विशेष कार्य की आवश्यकता नहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए। विशेष कार्य कहते हैं, विशेष कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई विशेष कार्य किया जाए तब उसकी मृत्यु, साधारण कार्य से भी मृत्यु हो सकती है। साधारण कार्य से, साधारण कार्य से भी मृत्यु हो सकती है। विशेष कारण जरूरी उसके लिए नहीं है, कोई विशेष कार्य करें या विशेष कोई कार्य करें तब उसकी मृत्यु हो। जैसे कि विशेष कार्य कैसे हुआ कि आपने कोई बोले तलवार से मारेंगे, गोली से मारेंगे, ऐसा नहीं। अगर हो सकता है किसी व्यक्ति की ऐसी कंडीशन हो कि आपने एक मुक्का मारा वो मर जाए, तो साधारण कार्य से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। आप जानते हैं कि एक मुक्के वाला है ये, तो एक मुक्का मारेंगे और ये मर जाएगा, तो ये साधारण कार्य से भी हो सकता है। तो विशेष कार्य की कोई आवश्यकता इसमें आपराधिक मानव वध कार्य करने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसमें उदाहरण दिए इलस्ट्रेशन जो इसके आते हैं,
उन इलस्ट्रेशन में इनके उदाहरण, ये वाला उदाहरण दिया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आशय होना चाहिए किस कार्य क्या करने का, मृत्यु कारित करने का या कोई क्षति कारित करने का, और क्षति का संभाव्य ज्ञान भी होना चाहिए, और उस ज्ञान के अनुसरण में उसके द्वारा कार्य भी किया जाना चाहिए। जब वो कार्य करता है तो क्या वो कहलाता है, वो आपराधिक मानव वध कहलाता है। ऐसा अपराध क्या कहलाता है, ऐसा अपराध आपराधिक मानव वध कहलाता है। जो ऊपर लिखा है आपराधिक मानव वध कहलाता है। अब देखिए इसका दृष्टांत सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपने पढ़ने हैं सारे के सारे, पूछे जाते हैं परीक्षा में जैसे कि तैसे। पहला दृष्टांत देखिए क्या कहता है, कहता है कहा एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे, यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभव है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो, यह या यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर जाता है और मारा जाता है, कान्हा है आपराधिक मानव वध का अपराध किया। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो भूमि पे क्या करता है, गड्ढा, ये भूमि है, उसमें गड्ढा खोद देता है, ऊपर क्या करता है, झाड़ियां वगैरह बिछा देता है, और उसका क्या आता है कि ए नाम का व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा और इसमें गिर जाएगा और गिर के मृत्यु हो जाएगी, या उसकी जानता है कि अगर गिरेगा तो स्वाभाविक सी बात है, गड्ढा गहरा है, वो उसमें गिरेगा, वो मर जाएगा। और जो बी नामक, मान लीजिए बी नामक व्यक्ति था, वो इस तरीके का काम करता है, वो ए को पता है नहीं कि ये गड्ढा है, और ए ये समझता है कि भूमि क्या है, समतल है, ठीक है, चलने लायक है, और उस पे जाता है और नीचे गिर के क्या होता है, मर जाता है। तो क्या माना जाएगा कि बी ने क्या किया, बी ने आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, आता है ये भी, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है घास चलने वाला, ये आता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कौन सा, अब आप कहोगे कैसे आता है, कैसे आता है, पूछा जाता है कौन सा अपराध किया, आपराधिक मानव वध किया या हत्या किया, या और कुछ लिख देते हैं, उपहति कारित की, कुछ भी लिख सकते हैं ना, 4 ऑप्शन बनाने हैं, कुछ भी लिख देंगे, घोरपति कारित की, है ना। तो आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है, और इनमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, इनमें दिक्कत होती है बच्चों को, इनमें। तो आपको याद रखना है कौन सा अपराध किया उसने, आपराधिक मानव वध कारित किया, ये आपको याद रखना है। और जब आप हत्या पढ़ेंगे तो दोनों का अंतर भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा हत्या है, कौन सा आपराधिक मानव वध है, कब हत्या होता है, कब आपराधिक मानव वध होता है। देखिए अब दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ें, हत्या पे बाद में पढ़ेंगे अपन, जब इसके बाद दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा कहता है बी, का यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे, ये भी उदाहरण काफी आता है, खा यह नहीं जानता कि या की मृत्यु कारित करने के आशय से, खा यह जानता है कि या एक झाड़ी के पीछे है, खा यह नहीं जानता या की मृत्यु कारित करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उससे या की मृत्यु कारित होना संभव है, खा को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए एक उत्प्रेरित करता है, खा गोली चलाता है और यहाँ या को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि खा किसी भी अपराध का दोषी ना हो, किंतु का ने आपराधिक मानव वध किया है। ये क्या कह रहा है, ए बी सी कर लेते हैं इसको। देखिए क्या है, ए है, एक झाड़ी लगी हुई है, मतलब ये झाड़ी लगी हुई, झाड़ी के पीछे मान लीजिए बी है, सी मान लीजिए सी बैठा हुआ है, ए को पता है कि झाड़ी के पीछे कौन है, सी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, छिपा हुआ है या छुपा हुआ है, जैसे भी। और जो बी नाम का व्यक्ति है उसको नहीं पता, इसको नहीं पता है कि सी बैठा है, लेकिन इसको पता है, ए को पता है, ये जानता है कि जे गोली चलाएगा तो क्या हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है, सी मर सकता है या हो सकता है कि उसकी हत्या हो जाए। एक उसको उकसाता है, दुष्प्रेरण करता, उकसाता है, क्या उकसाता होगा, स्वाभाविक सी बात है, ये उसकाएगा कि जानवर है, शेर आ गया, कुछ चीता आ गया, इस तरीके से उसको भड़काता है, और बी क्या करता है, उधर गोली मारता है। क्योंकि बी को मालूम नहीं था, तो ये इसकी गोली लगती और सी की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। जब सी की मृत्यु हो जाती तो ये धारा ये पूछ रहा है ये कि ए कौन से अपराध का दोषी है। ये कह रहा है कि भले ही बी ने, चूंकि बी को तो पता नहीं था, तो हो सकता है कि बी किसी भी अपराध का दोषी ना हो, लेकिन ए ने क्या किया है, ए ने आपराधिक मानव वध किया है। ये कह रहा है ए कौन से अपराध का दोषी होगा, आपराधिक मानव वध। अब आप कहोगे हत्या का दोषी क्यों नहीं हो रहा, आपराधिक मानव वध का दोषी क्यों नहीं हो रहा है ना। तो देखिए जो अपराध हत्या में नहीं आते वो काय में आते हैं, आपराधिक मानव वध में आते हैं। पहला तो आप ये समझ लीजिए, फिर हत्या में क्यों नहीं आ रहा, जब अपन हत्या पढ़ेंगे ना तब उसको समझेंगे कि हत्या में क्यों नहीं आ रहा है ना। हत्या में न आने के 2-3 कारण उसमें है, इसकी वजह से अपन उसको हत्या में नहीं ले रहे,
ये काय में आएगा, हत्या में नहीं आ रहा है तो काय में आएगा, आपराधिक मानव वध में। तो आप ध्यान में रखना, ये काय का दोषी है, ना कि हत्या का ना होके काय का दोषी है, आपराधिक मानव वध का दोषी है। ठीक है, उसमें कई वजह होती हैं। देखिए वो ये कहेगा कि उसके द्वारा नहीं किया गया है, ये सारी बातें, बहुत सी बातें हैं, तो वो अपन हत्या पढ़ेंगे तब दोनों को फिर से थोड़ा डिस्कस करेंगे, तब ये और क्लियर होगा। ठीक है ना। तो अभी अपन आपराधिक मानव वध पढ़ रहे हैं, इसीलिए उसको इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर समझने में दिक्कत होती है जब बच्चे इकट्ठा करते हैं ना एक साथ। तो पहले आपराधिक मानव वध समझो, फिर हत्या समझो, फिर दोनों को मिला के समझो। ठीक है, अब देखिए सी वाला जो है वो क्या कहता है, उदाहरण इलुस्ट्रेशन, ये कहता है एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खाको, जो एक झाड़ी के पीछे है, क्या लिखा है, एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खा को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किंतु का यह नहीं जानता था कि खा वहां है। यह यहाँ यद्यपि का विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय खा को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना या करना वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। ये कह रहा है मुर्गे का, ये भी उदाहरण आता है। ये मान लीजिए मुर्गे को मारने को, उसका आशय क्या था, मुर्गे को मारने, वो मुर्गे का शिकार कह लो, मुर्गे को मारना चाहता था कि भैया इसको मार देंगे फिर खाएंगे पकाएंगे, इस तरीके का इसका आशय था एक। अब उसको ये नहीं पता था कि बी नाम का व्यक्ति जो है झाड़ी के पीछे चला, मुर्गे पे गोली चलाता, गोली कहाँ लगती है, बी को जाके लगती। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ए ने कौन सा अपराध कारित किया, ए ने कोई अपराध कारित नहीं किया। क्यों नहीं किया, उधर लिखा भी है क्यों, क्योंकि उसका कोई आशय नहीं था, कोई दुराशय नहीं था, ना ही कोई संभाव्यता को जानता था, ना कोई ज्ञान रखता था। उसका आशय तो केवल इतना था कि वो मुर्गे को मारेगा, उसका शिकार करेगा, उसको पकाएगा खाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो झाड़ी के पीछे था, गोली इसको ना लग के किसको लग गई, बी को लग गई। तो यहाँ ए ने क्या किया, ए ने कोई अपराध कारित नहीं किया। ये भी आता है, ए ने कौन सा अपराध किया, ए ने कोई अपराध कारित नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले क्या जरूरी, हमने पढ़ा ना आशय, तो आशय तो उसका है ही नहीं। तो सबसे जरूरी चीज, बगैर आशय की हत्या और आपराधिक मानव वध नहीं होते, तो आशय सबसे जरूरी है। इनमें से कोई भी चीज का अभाव होगा तो वो हत्या आपराधिक मानव वध में नहीं आती। तो आशय सबसे जरूरी चीज है हत्या के लिए, आपराधिक मानव वध के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, आशय। अगर किसी व्यक्ति का आशय नहीं है तो वो किसी अपराध का दोषी नहीं है, कह रहा है। अगर उसका आशय नहीं था तो वो काय का दोषी नहीं होगा, आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं। हाँ आशय होता होगा, जो झाड़ी वाला जो पहले वाला उदाहरण दिया है, वो जानता कि साहब भी मर सकता है, तो फिर वो आपराधिक मानव वध का दोषी हो जाता। चूंकि यहाँ कोई आशय नहीं था, इसलिए उसने कोई अपराध कारित नहीं किया। फिर इसमें स्पष्टीकरण लिख लिखे हैं। पहला स्पष्टीकरण क्या है, देखिए ये भी याद रखना कि आपराधिक मानव वध में कितने स्पष्टीकरण दिए हैं, 3। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपराधिक मानव वध में कितने स्पष्टीकरण, हत्या में कितने स्पष्टीकरण, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आप ढंग से पढ़ेंगे तो याद रखना है आपको कि आपराधिक मानव वध में 3 क्या दिए गए हैं, स्पष्टीकरण दिए गए। कितने स्पष्टीकरण है, 3 स्पष्टीकरण। तो ये भी याद रखना है, इसमें स्पष्टीकरण कितने हैं, स्पष्टीकरण कितने हैं, 3। अब इसमें ये बताया है पहला स्पष्टीकरण, पहला वाला जो स्पष्टीकरण है वो क्या कहता है। स्पष्टीकरण मतलब चीजों को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं। तो इस पहला स्पष्टीकरण क्या कहता है, ये कहता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार रोग या अंग सैथिल से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा, ये काय के दोषी है। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रोग से पीड़ित है और उस रोग से पीड़ित है, और फिर क्या करता है वो व्यक्ति, अगर उस रोग का फायदा उठा के उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो माना जाएगा कि उसने क्या, कौन सा अपराध किया, उसने हत्या कारित की। ये कह रहा है कि उसने कौन सा अपराध किया, उसने हत्या कारित की। जैसे कि एक उदाहरण आएगा इसमें कि मान लीजिए पेट के रोग से ग्रसित था, उसके पेट की आंत वगैरह बड़ी हुई थी, आप वो व्यक्ति जानता था कि उसके पेट की आंत बड़ी हुई है, वो जानता था कि इसके पेट में एक घूसा मारेंगे और वो मर जाएगा। तो उस रोग को कौन जानता था, ए नाम का व्यक्ति जानता था कि इसके पेट की जो है आंत बड़ी हुई है, और अगर एक घूसा मारा और जो मर जाएगा, घूसे से साधारण से तो कोई व्यक्ति मरता नहीं, लेकिन वो जानता था कि
कि इसकी पेट की जो है आंत बड़ी, वो क्या करता है, उसमें घूसा मारता है। कैसे मारता है, जानबूझ के। आते था ना मृत्यु कारित करने का, संभावना थी, सब था। तो क्या माना जाएगा कि उसने क्या किया, उसने हत्या कारित की। कौन सा अपराध कारित की, हत्या। यहाँ क्या माना जाएगा कि उसने कौन सा अपराध कारित किया, हत्या कारित की। अब आप कहोगे साहब यहाँ हत्या हो रही है, आपराधिक मानव वध क्यों नहीं हो रहा है, हत्या क्यों हो रही, संभावना की भी बात होती है। हत्या और आपराधिक मानव वध में क्या है, संभावना भी बहुत इंपोर्टेंट होती है। संभावना, अगर किसी व्यक्ति का 1% भी बचने का चांस होता है तो वो आपराधिक मानव वध में चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति के बचने के चांस जो होते हैं कम होते ही नहीं है, तो फिर वो हत्या में जाता है। स्वाभाविक सी बात है, एक रोगी है, आप एक घूसा मारोगे तो उसके बचने के चांस तो है ही नहीं ना। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई रोगी है, कोई बीमार व्यक्ति है, आप जानते हैं कि केवल एक घूसे से मर जाएगा और आप मानते हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी हत्या हुई। क्यों हुई, क्योंकि फिर उसके बचने के चांस बिल्कुल 0 के बराबर है, इसीलिए उसको क्या माना गया, हत्या माना गया। तो वहां जब हत्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे तो उस संभावना की भी बात होती है, हत्या और आपराधिक मानव वध में कितनी संभावना है। ठीक है। दूसरा देखिए, स्पष्टीकरण कहता है जहां की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलतापूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई शारीरिक क्षति किसी को कारित, किसी क्षति की वजह से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती, कोई पीड़ा की वजह से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो बात अलग है कि अगर उसका इलाज हो जाता तो वो बच जाता, लेकिन अगर वो नहीं बचा तो क्या माना जाएगा कि उसने हत्या कारित की है। किसी व्यक्ति की अगर आप कोई क्षति कारित करते हैं और ऐसी क्षति थी कि हो सकता है कि उसे सही टाइम पे इलाज हो जाता तो वो बच सकता था, लेकिन अगर वो नहीं बचता है तो क्या माना जाएगा कि आपने क्या कारित किया, आपने हत्या कारित की। ये कहता है दूसरा इलस्ट्रेशन। तीसरा देखिए, माँ के गर्भाला, ये पूछा जाता है, ये भी काफी पूछा जाता है। जहां की शारीरिक क्षति, तीसरा, माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। पहला तो ये याद रखेंगे, इतना ही कि अगर कोई शिशु की आप मृत्यु कारित करते हैं और वो भी कहाँ, माँ के गर्भ में, गर्भ में कोई शिशु है और उसकी अगर आप हत्या करते हैं तो वो हत्या और आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता, वो गर्भपात की श्रेणी में आता है। लेकिन इसका आगे दिखा है इसमें तीसरे में, किंतु यदि जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास भी ना ली हो या वो मूर्तस्पर ना हो। ये कह रहा है कि अगर शरीर जो गर्भ जो है, अगर शिशु का शरीर का कोई भी हिस्सा अगर थोड़ा सा भी भाग निकल आता है और उस समय अगर आप उसकी मृत्यु कारित करते हैं तो वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा, आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। कब आएगा, जब शरीर का कोई हिस्सा उसका बाहर निकल आया हो, भले ही उसने पूर्ण रूप से पैदा ना हुआ हो या उसने सांस भी ना ली हो, ठीक है, तब वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। उससे पहले वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आएगा, उससे पहले वो गर्भपात की श्रेणी में आएगा। इसके लिए भी आगे दंड दिए गए हैं तो वो उसमें जाएगा। लेकिन अगर उसके शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकल आया है, थोड़ा ही क्यों ना हो, या सांस भी ना ली हो, जरूरी नहीं कि सांस ली हो पैदा हुआ हो, पूरे तरीके से पैदा भी ना हुआ हो और भले ही सांस ना ली हो, तो उसको क्या माना जाएगा, आपराधिक मानव वध माना जाएगा। ये आता है, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है इसको। अब देखिए 300 में हत्या के बारे में बताया, अपन इसको हत्या देखते हैं। 300 में काय के बारे में बताया, हत्या के बारे में, नीचे लिख लेते हैं हत्या। सेक्शन जो 300 है वो काय से संबंधित है, हत्या से संबंधित। सेक्शन 300 काय से संबंधित है, हत्या। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसको पढ़े पहले। 300 कहता है, तस्मिन पश्चात अपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अथवा ये क्या कह रहा है, नीचे जो बताई गई दशाएं हैं उन दशाओं के सिवाय, मतलब उन दशाओं को छोड़कर जो आपराधिक मानव वध है वो क्या है, हत्या माना जाएगा। कौन से अपवाद हैं, ये 4 अपवाद दिए गए हैं। इसमें कितने दिए गए हैं, 4। तो ये भी पूछ सकते हैं कि धारा 300 के तहत कितने अपवादों को छोड़कर हत्या माना जाएगा, यानी ये अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब की सब जो आपराधिक मानव है वध है होते हैं वो काय की श्रेणी में आते हैं, हत्या की श्रेणी में आते हैं। तो 4 इसमें अपवाद दिए गए हैं। इसमें कितने दिए गए हैं, इसमें 3 दिए गए हैं, इसमें
दृष्टांत 3 दिए गए हैं और इसमें कितने के दिए, इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं 3 और इसमें क्या दिए गए हैं अपवाद। इसमें कितने अपवाद दिए गए हैं 4 अपवाद दिए गए हैं। ठीक है, नहीं इसमें पहला दूसरा अपवाद 4 दिए गए, 3 4 5 दिए गए, सॉरी 5 अपवाद दिए गए, 5 है 4 में 5 अपवाद दिए गए हैं। इसमें कितने अपवाद दिए गए हैं 5 अपवाद दिए गए हैं। हत्या में कितने अपवाद हैं, अपवाद की बात कर रहे थे तो अपवाद अपवाद कितने 5 अपवाद दिए गए हैं। इन अपवादों को छोड़ के सारे आपराधिक मानव बद क्या है हत्या है, ये कह रहा है धारा 300। देखिए यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया, तो आशय सबसे जरूरी है, किसके आशय से किया गया मृत्यु कारित करने के आशय से। अब देखिए इसमें दूसरा जो है, पहला जो क्या कहता है कि जो अपवाद है उनको छोड़ करके सारी की सारी आप जो आपराधिक मानव वध होते हैं वो क्या होते हैं, वो हत्या होते हैं। ठीक है, और कब हत्या होते हैं जब उस मृत्यु कारित करने के आशय से किए जाते हैं। दूसरा क्या कहता है, देखिए इसका दूसरा कहता है यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है जिसको इस प्रकार अपहानि कारित की गई है। दूसरा पहला किस आशय से किया जाता है, इसको अलग से ही लिख लेते हैं अपवाद बाद में। पहला मृत्यु कारित करने से, पहला था मृत्यु कारित करने के आशय से। कोई कार्य किस आशय से किया जाता है, मृत्यु कारित करने के आशय से। आशय तो जरूरी, तो इस आशय इधर ही लिख लेते हैं, आशय किस आशय से किया जाता है मृत्यु कारित करने के आशय से, पहला कहता है। अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है और वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है, तो हत्या की श्रेणी में आएगा। दूसरा कहता है कोई शारीरिक क्षति, क्षति अकेला लिख लेते हैं क्योंकि शारीरिक क्षति करने के आशय से किया जाता है और आप जानते हैं कि उस क्षति से क्या हो सकती है मृत्यु कारित हो सकती है, और वो 5 अपवादों में आता है, मतलब 5 अपवादों में आता है, यानी कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है, तो कहाँ जाएगा वो, फिर वो हत्या में जाएगा। एक से लगते हैं दोनों, लेकिन कब, जब वो 5 अपवाद देखनी है बस। वो कह रहा है कि मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है, साथ ही साथ जो 5 अपवाद है उनमें से नहीं आता, यानी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता, तो फिर वो हत्या है। क्षति करने के आशय से किया जाता है, वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता, तो भी क्या है, तो भी वो हत्या है। तीसरा क्या कहता है, देखिए तीसरा कहता है यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। तो क्षति दूसरी प्रकार की कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त। काय के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, किस कार्य क्या करने के लिए, मृत्यु कार्य, मतलब जो क्षति आपने कारित करी थी वो पर्याप्त होना चाहिए मृत्यु कारित करने के लिए। कह सकते हैं कि इतनी आसन्न होना चाहिए, इतनी विकट होनी चाहिए कि उस व्यक्ति जैसी आप क्षति पहुंचा रहे, इतनी गंभीर किस्म की क्षति होना चाहिए कि इसकी मृत्यु हो जाए। गंभीर याद रख सकते हैं इसमें, क्षति कैसी होना चाहिए, इतनी गंभीर होना चाहिए कि आपने जो क्षति कारित की है उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आ रहा है, तो कहाँ जाएगा, वो हत्या में जाएगा। चौथा और है इसमें, चौथा क्या कहता है, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिसंभावना है कि मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना कार्य करे। ये क्या कह रहा है, इसमें ध्यान रखना है चौथा वाला में। ये क्या कह रहा है, जो क्षति कारित करता है, कि क्षति कैसी, आसन्न, मतलब ये काफी गंभीर, आसन्न मतलब तुरंत वाली क्षति होती है। आसन्न, आसन्न प्रकार की क्षति है। आसन्न का मतलब है तुरंत, एक बिल्कुल जैसे आपने क्षति कारित की और तुरंत ही क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, बिल्कुल गंभीर किस्म की, हाल की हाल, इतनी गंभीर किस्म की है। या फिर आप कोई ऐसी क्षति कारित करते हैं जिससे आप जानते हैं क्या है, उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु कारित हो सकती है। और इसमें लिखा प्रति हेतु के बिना, ये ध्यान रखना, प्रति हेतु के बिना। इसमें ये पूछा जाता है इस वाले में कि जो 300 का कौन सा अपवाद है जिसमें आश्रय की आवश्यकता, इस प्रति हेतु के बिना, तो मगर प्रति हेतु के, ये कौन सा, बगैर प्रति हेतु के। कोई प्रति हेतु के बिना क्या करता है, वो इस तरीके की
क्षति कारित करता है, जिससे क्या हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। कुल मिला के ये है कि जो 5 अपवाद जो अपन पढ़ेंगे उन सारी चीजों में जो सेम बातें आई थी वही है कि मृत्यु कारित करने के आशय से होना चाहिए, क्षति कारित करने के आशय से होना चाहिए, और क्षति इतनी पर्याप्त गंभीर होना चाहिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सके, या क्षति या आशय इतना आसन होना चाहिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती हो। तो वो किसकी श्रेणी में आएगा, वो हत्या की श्रेणी में आएगा, यदि वो अपराध आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद उदाहरण देख लीजिए, फिर इसको उसके 5 जो वो है अपवाद वो देखेंगे, उसके बाद थोड़ा और इसका क्लियर होगा। देखिए पहला उदाहरण इसका ये है कि या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या मर जाता है। का ने क्या किया, हत्या, ये बहुत आता है और बिल्कुल छोटा सा है। ये कह रहा है कि ए ने गोली चलाई बी पे, वो किस आशय से चलाई, मृत्यु कारित करने की, और उसने उसकी मृत्यु कारित की। तो क्या किया, ये तो सिंपल सी बात है, क्या किया उसने, हत्या कारित की। ठीक है, आपराधिक मानव वध किया, हत्या की, तो क्या किया उसने, हत्या कारित की। दूसरी उदाहरण है, का यह जानते हुए कि या ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभव है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है या उस प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है। का हत्या का दोषी, यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त न हो, किंतु यदि का यह जानते हुए कि या किसी रोग से ग्रस्त है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में ना मरता, तो यहाँ का यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो, हत्या का दोषी नहीं है। यद्यपि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए। ये यही कह रहा है, कोई जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है कि अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी रोग से ग्रसित होता है और आप जानते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, उस रोग से ग्रसित है, और आप एक घूसा मारेंगे और वो व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा। और सीधा स्वाभाविक सी बात है, घूसे से कोई मरता नहीं है। एक साधारण व्यक्ति में आप घूसा मारते तो शायद वो नहीं मरता, हो सकता है चोट आती, कुछ गंभीर घायल हो जाता, लेकिन मरता नहीं। लेकिन ये व्यक्ति जानता था कि वो व्यक्ति क्या है, केवल एक घूसे की चोट से मर सकता है, एक प्रहार से मर सकता है, और इस प्रकार का प्रहार करके आप अगर उस व्यक्ति को मार डालते हैं तो क्या माना जाएगा, आपने कौन सा अपराध किया, हत्या का अपराध किया। भले ही वो साधारण व्यक्ति अगर होता तो नहीं होता, साधारण व्यक्ति होता तो शायद हत्या नहीं होती, लेकिन चूंकि वो जानता था कि एक प्रहार का व्यक्ति है, केवल एक प्रहार से क्या होगा, मर जाएगा, और इस तरीके का अगर प्रहार करके वो उसे मारता है तो माना जाएगा कि उसने कौन सा अपराध किया, उसने हत्या का अपराध कारित किया। तो यहाँ भी ध्यान में रखना, उदाहरणों में ध्यान में रखने वाली बात है, कौन से उदाहरण आपके आपराधिक मानव वध से संबंधित है और कौन से हत्या से। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। दूसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा जो है उसका इलस्ट्रेशन, ये क्या कहता है, इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं, और ये सारे आते हैं, सारे के सारे आते हैं। तीसरा है, गा को तलवार या लाठी से ऐसा घाव का साशय करता है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ का हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय या की मृत्यु कारित करने का ना रहा हो। ये कह रहा है गा वाला कि लाठी या किससे, लाठी या तलवार से, ये गंभीर वेपन्स में आती लाठी और तलवार। तो लाठी और तलवार है, ये कैसे वेपन्स में आते हैं, ये गंभीर वेपन्स में आते हैं। तो लाठी या तलवार से जब आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को मारते हैं और उस व्यक्ति से क्या हो जाती है, उस व्यक्ति से उस व्यक्ति की उस क्षति से उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु कारित हो जाती है। तो ये कह रहा है कि अगर वो लाठी या तलवार इतने गंभीर थे, उसकी चोट इतनी गंभीर थी, अगर मालूम भले ही आशय ना हो, ये भी यहाँ तो ये भी कह रहा है कि आशय भले ही ना हो, अगर उसकी चोट इतनी खास इतनी घातक थी कि वो लाठी की तलवार से गंभीर थी, मतलब पर्याप्त थी जो चोट थी, तो अभी क्या माना जाएगा, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने हत्या कारित की है। एक मिनट, चौथा सही बता, अभी और बताता हूं मैं उसको। देखिए अगला डी क्या कहता है, इसका एक उदाहरण, एक बार और एक चीज और रहेगी मैं बताना, वो भी बताता हूँ। चौथा देखिए, चौथा उदाहरण में पढ़ लीजिए पहले। का कह रहा है, किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उससे एक का वध कर देता है। का हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व स्थिति पर कल्पना ना रही हो।
ये कह रहा है कि जो भीड़ आई उसने क्या करा, तोप पे भीड़ पे तोप चला दी और उससे कोई व्यक्ति मर गया। तो क्या हुआ, कौन सा अपराध किया, भले ही उसका आशय नहीं था कोई विशिष्ट व्यक्ति के ए को मारना है कि बी को मारना है, ऐसा कुछ नहीं था। उसने क्या करा, बगैर आशय से भीड़ पे गोली चढ़ा दी और ए मर गया उसमें से, मान लीजिए। तो कौन सा अपराध किया, इसने हत्या किया। अब इसमें ये बताना भूल गया मैं बीच में, चौथा वाला क्या बता रहा था। चौथा जो इसका दिया है पॉइंट, जो चौथा दिया गया है, पहला दूसरा और चौथा वाला, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जो धारा 300 है, ऐसा हत्या के अपराध में कौन सा जो क्लॉज कहता है, इसका ये कह लीजिए चौथा क्लॉज कहेंगे, क्या कहेंगे, चौथा दृष्टांत क्लॉज ही मान लीजिए, चौथा क्लॉज जो है, ऐसा कौन सा क्लॉज है जिसमें आशय आवश्यक नहीं है। तो जो चौथा क्लॉज है जिसमें हत्या के लिए आशय आवश्यक नहीं है, ये बताना था। ये याद रखना कि जो तीन हत्या की जो परिभाषा दी गई है उसका चौथा जो क्लॉज है उसमें आशय आवश्यक नहीं है। यहाँ हत्या माना जाएगा, यहाँ आशय की आवश्यकता नहीं है। चौथे क्लॉज के तहत जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आशय, वैसे तो आशय आवश्यक है, लेकिन चौथा क्लॉज मान लीजिए अपवाद है, यहाँ आशय की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता, क्योंकि जो आप क्षति कारित कर रहे हैं वो इतनी अपने आप में इतनी गंभीर क्षति है कि उससे अगर किसी को क्षति होगी तो मृत्यु होगी। तो वो क्षति की गंभीरता के हिसाब से इसको आशय की आवश्यकता यहाँ नहीं मानी गई। कि आप जो कोई क्षतिकारक करते हैं, बोला ना, तलवार से आप मारने की कोशिश करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, तलवार से मारोगे काटोगे किसी को तो भले ही आपका आशय ना रहा हो, आपने कुछ भी किया तो पर्याप्त है, जो क्षति आप कारित कर रहे हैं उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए वहां आशय नहीं देखा जा रहा है, वहां केवल इतना देखा जा रहा है कि जो कृत्य आपने किया है वो कितना गंभीर है, तो वहां गंभीरता देखी जा रही है कृत्य की, बस। तो ये चौथा क्लॉज आपको याद रखना, पूछा जाता है कि हत्या का कौन सा क्लॉज है जहां आशय आवश्यक नहीं है। चौथा क्लॉज जो कहता है कि इसमें हत्या के मामले में आशय आवश्यक नहीं है। वैसे हत्या के मामले में एक आशय आवश्यक होता है, आवश्यक है, लेकिन ये मान लो कि ये अपवाद है, आप ये याद रखो कि ये अपवाद है, और ये अपवाद कहाँ दिए गए, 300 के क्लॉज 4 में दिए गया है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कौन सा क्लॉज है, चौथा क्लॉज, और इसमें आशय आवश्यक नहीं है। इसमें केवल गंभीरता देखी जाएगी कि आपने, जो मान लीजिए लाठियों से लड़ाई होती ना, और लाठियों से लड़ाई हुई और आपने सीधे किसी के सिर पर प्रहार किया, ये भी देखा जाता है कि जो जैसे कि तलवार तो खैर काटती है, लाठी वाली बात है कि लाठी जब लड़ाई होती ना गाँव में अधिकतर लाठियां निकल आती हैं, तो हर बात बात पे लाठी निकल आई। अब बोले गुस्सा आ गया, गुस्से में क्या करा उन्होंने, लाठी जो मारी, लाठी कहाँ मारी, शरीर के किस हिस्से पे मारी, उसको देखा जाता है, उसके हिसाब से जज अपना जो है जजमेंट देता है। अगर आपने जानबूझ के किसी के सर पे लाठियां मारी हो, केवल सिर पे, आपने देखा कि सिर पे मारे, 2-4 लाठियां सीधी सिर पे दी, उससे वो मर गया, तो स्वाभाविक सी बात है आप काय में जाओगे, हत्या में जाओगे, क्योंकि वो गंभीर इतना है कि स्वाभाविक सी बात है, जब सिर पर मार रहे हो तो बचना मुश्किल है उसका। यहाँ भले ही आपका आशय ना रहा हो, लड़ाई हुई हो, जो भी हुआ हो, लेकिन आशय ना रहा हो, फिर भी आप काय के दोषी हो गए, हत्या के। क्यों हो गए, क्योंकि वो जो कार्य आप कर रहे हो वो इतना आसन संकट है, मतलब इतना गंभीर जो कृत्य है कि उससे वो व्यक्ति की मृत्यु होना, पूरी की मृत्यु होने की जो संभावना है पूरे की पूरी है, तो संभावना उसमें ज्यादा है, इसीलिए वहां आशय का कोई आशय आवश्यक नहीं। तो याद रखना, ये चौथा जो लिस्ट, जो चौथा जो क्लॉज है इसका, हत्या का, उसमें आशय आवश्यक नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं, इसको ध्यान में रखना। 300 का चौथा क्लॉज जो है, इसमें आशय की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब अपन इसके अपवाद पढ़ेंगे कि कौन से अपवाद हैं। ठीक है, इसके अपवाद 5 अपवाद हैं, तो ये भी याद रखना कितने अपवाद दिए गए हैं इसमें, 5 अपवाद दिए गए हैं, हत्या के 5 अपवाद दिए गए हैं। मतलब उन 5 अपवादों में हत्या है, क्या होता है, आपराधिक मानव वध नहीं है। देखिए, आपराधिक मानव वध कब नहीं मानी जाती, देखिए पहला जो है अपवाद है, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। अपवाद पहला कहता है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, नहीं है लिख ली। ठीक है, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। कब नहीं है, देखिए ये कहता है आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय, जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया हो, उस व्यक्ति को जिसने जिसने की वह प्रकोपन दिया या मृत्यु कारित करे, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे, उक्त अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अधीन है। ये परंतुकों के अधीन भी है। अब ये क्या कह रहा है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, मतलब आपराधिक, मैंने पहले ही बता दी था ना कि 2 प्रकार की होती है,
अब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है तो 302 में तो वो दंडनीय होगा नहीं, तो कहाँ जाएगा वो अपराध? 304 में जाएगा, क्योंकि दंड कहाँ है? हत्या का दंड 302 में है और आपराधिक मानववध का दंड करते हैं 304 में। तो ये कह रहा है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। जब हत्या नहीं है यानी कि 302 का विषय नहीं है। जब 302 का विषय नहीं है तो काय का विषय है? 304 का विषय है। यानी कि आपराधिक मानववध कितने से दंडनीय होगा? धारा 304 से दंडनीय होगा। देखिए अब ये कह रहा है कब नहीं है वो? जब कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन में काम करता है, किसी को कोई उत्तेजना मिली और उस उत्तेजना के परिणाम स्वरूप उसने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी, तो ऐसे में वो हत्या ना मान करके क्या माना जाएगा? आपराधिक मानववध माना जाएगा। लेकिन उसके भी 3 वो हैं परंतुक हैं कि उन परंतुकों के अधीन ही माना जाएगा। पहला परंतुक क्या कहता है? ये पहला कह रहा है कि उतावलेपन, मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को आपने प्रकोपन दिया और प्रत्युपन से आत्मसंयम, मतलब अपने शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा, उस नियंत्रण नहीं रहने की वजह से क्या किया उसने? उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी। या कोई अन्य व्यक्ति की, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटना से कारित कर दी, उस व्यक्ति की कर दी, या कोई अन्य व्यक्ति आसपास खड़ा था तो भूल से या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी, तो फिर वो हत्या की श्रेणी में ना जाके काय की श्रेणी में जाएगा? आपराधिक मानववध की श्रेणी में जाएगा। और किससे से दंडनीय होगा? धारा 304 के तहत दंडनीय होगा। इसका देखिए पहला परंतु कहता है यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी व्यक्ति का वध करने या हानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में स्फीत ना हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। जी अपवाद हो गया। क्या मतलब? अपने आप में प्रकोपन कोई बचाव नहीं है कि या तो अपने आप में क्रोधित हो गए, बोले हमको गुस्सा आ गया था, बोले गुस्सा पहली बार गुस्सा सामने वाले ने नहीं दिलाया, एक तो ये कंडीशन हो गई, गुस्सा अपने आप में आ गया बोले। दूसरा क्या लिखा है? यह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या हानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में स्थित ना हो। प्रति हेतु के रूप में मतलब, प्रति हेतु के रूप में मतलब आपको उसने, आपने किसी को पहले उकसाया, उसने कुछ कहा, फिर आप बोल गए कि, मतलब आपने किसी को भड़काया, उसने अपना बचाव किया, उस बचाव के अनुसार में आप बोले आपको गुस्सा आ गया, मतलब आप किसी को मार रहे हो, बेल्टों से मार रहे हो, किसी को मार रहे हो। आप उदाहरण है कि आप मान लीजिए किसी को थप्पड़ मार देते, बेल्टों से मार, आप थप्पड़ उसको मारा, उस आप किसी को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हो, उसने आपका हाथ पकड़ लिया, ठीक है। अब आपको क्या हुआ? आपको गुस्सा आ गया कि मेरा हाथ पकड़ा, आपको गुस्सा आ गया और आपने क्या किया? उसका वध कर दिया। तो फिर ये कोई बचाव नहीं है, क्योंकि यहाँ उत्तेजना आप ही अपराध कर रहे थे और उसके जवाब तो कोई भी देगा ना, तो वो प्रति हेतु के रूप में नहीं होना चाहिए। जो आपको उत्तेजना आ रही है प्रति हेतु के रूप में नहीं होनी चाहिए। वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, आप उसे मार रहे थे, उसने आपका हाथ पकड़ा, अब आपको बोले गुस्सा आ गई, बोले इनने गुस्सा दिलाया, इनने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ नहीं पकड़ता तो क्या थप्पड़ खाता? तो ऐसा कोई प्रति हेतु अगर होगा तो फिर बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है ना, फिर तो वो हत्या ही में जाएगा। अगर इस तरीके का करता है तो फिर वो हत्या ही में जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रति हेतु के रूप में नहीं होना चाहिए और स्वेच्छा भी नहीं होना चाहिए, अपने आप में भी नहीं होना चाहिए कि अपने आप में गुस्सा आ गया, बोले क्रोधी स्वभाव नहीं है, बोले गुस्सा जल्दी आ जाता है, और गुस्सा किसी ने दिलाया भी नहीं, आ गया मार दिया, तो फिर ये हत्या में ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बचाव नहीं मिलेगा, आपराधिक मानववध में नहीं जाएंगे फिर। दूसरा देखिए क्या कहता है, यह कि प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो विधि का पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। ये क्या कह रहा है दूसरा, कि कब लाभ नहीं मिलेगा? जब प्रकोपन लोक सेवक वाली बात आ गई विधि के प्रक्रम में, मतलब विधि का पालन कोई व्यक्ति या कोई लोक सेवक कर रहा था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, विधि का पालन कर रहा है, और आपको उसके कृत्य से क्या हो गया? कोई उत्तेजना आ गई और आपने कर दिया, तो इसका बचाव भी आपको नहीं मिलेगा। विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा, या तो विधि के अनुसरण में कोई काम किया जा रहा है या किसी लोक सेवक द्वारा काम किया जा रहा है, तो ध्यान में रखें लोक सेवकों के विरुद्ध भी नहीं मिलेगा, या ऐसे किसी कार्य के विरुद्ध भी नहीं मिलेगा जो विधि के अनुसरण में किए जाते हैं, उसके खिलाफ आपको ये वाला लाभ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हत्या में जाएंगे, आपराधिक मानववध में नहीं जाएंगे। तीसरा देखिए क्या कहता है, यह कि प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में विधिपूर्वक प्रयोग की जाती है। ये कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता, ये भी याद रखना। ये क्या कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा, आप ध्यान में रखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरुद्ध कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। ये याद रखना आपको कि जब सेल्फ डिफेंस आप कर रहे हैं
और उसके सेल्फ डिफेंस के विरोध में कोई व्यक्ति अपना डिफेंस करता है तो उसके विरोध में फिर आपको कोई सेल्फ डिफेंस नहीं होता है ना। तो वो ये कह रहा है कि तीसरा यह कि प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। मतलब ये व्यक्ति को आपने पहले तो उकसाया, अब इस व्यक्ति ने उकसाने के अनुसरण में अपना डिफेंस किया और उस डिफेंस से आपको अभी जो उदाहरण बताया था उस डिफेंस से क्या हुआ, उसको क्रोध आ गया, उसको क्रोध आ गया और उस कौन को क्रोध आ गया, इसको। इसने पहले बी को उकसाया, बी ने क्या किया, सेल्फ डिफेंस किया अपना, और उस सेल्फ डिफेंस से इसको आ गया क्रोध। तो ये फिर काय में जाएगा, ये बचाव नहीं ले सकता कि मैं सभी मेरा हत्या नहीं की, है ना। तो ये काय में जाएगा, हत्या के अपराध में जाएगा, आपराधिक मानव पद में नहीं जाएगा। तो काय में जाएगा, ये सीधे हत्या में। तो कुल मिला के यहाँ उसको लाभ नहीं मिलेगा, है ना। अब देखिए स्पष्टीकरण क्या कहता है, ज्यादा इसको विधा नहीं रहे, नहीं तो ज्यादा करेंगे तो ये दोनों आपके 302 304 ये मतलब 300 और 300 299 और 300 302 और 304 के दंड है, बिध जाएंगे, है ना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके इनको करिए। देखिए स्पष्टीकरण कह रहा है, प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में आने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है, ये ध्यान में रखना। तो प्रकोपन जो दिया गया था, ये कह रहा है कि कितना गंभीर था, तो मैंने कहा ना गंभीरता बहुत जरूरी है। तो ये तथ्य का प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है, मतलब इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण न्यायालय करेगा। तथ्य का प्रश्न है, इसका निर्धारण न्यायालय करेगा कि जो आपने कृत्य किया है उसमें कितना गंभीरता थी, गंभीरता थी कि थी तो कितनी थी। अगर गंभीरता बहुत अधिक थी, बहुत ज्यादा थी, तो वो हत्या मान लेगा उसे। अगर गंभीरता थोड़ी कम थी तो फिर वो काय में चला जाएगा, आपराधिक मानव वध में चला जाएगा। तो ये किसका प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न। और इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण न्यायालय करेगा। तो ये न्यायालय की जांच का विषय एक तरीके से, है ना। ये न्यायालय की जांच का विषय है, न्यायालय जांच करेगा कि जो आपने हत्या कारित की है या आपराधिक मानव वध किया है तो उसमें गंभीरता कितनी थी, क्या इतनी गंभीरता थी कि आपका मामला हत्या की श्रेणी में जाता है। और अगर इतनी गंभीरता नहीं थी तो फिर आपराधिक मानव वध में जाएगा, और अगर गंभीरता थी तो फिर कहाँ चला जाएगा, तो हत्या में चला जाएगा। तो इसका निर्धारण कौन करेगा, न्यायालय करेगा, ठीक है। तो ये स्पष्टीकरण है इसका। इसके फिर दृष्टांत भी हैं, देखिए इसके दृष्टांत देखते हैं। पहला दृष्टांत देखिए क्या कहता है, या द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में माँ का जो या का शिशु है का सार से बध कर देता, ये बहुत आता है, यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए नाम का व्यक्ति था, इसका एक बच्चा था, इसने प्रकोपन दिया बी को, प्रकोपित किया, उकसाया, बी को गुस्सा आ गया और बी ने क्या करा, इसका बच्चा, मान लो जो सी है इसका बच्चा है, इसने इसके बच्चे की हत्या कर दी। उकसाया इसने, तो इसने उकसाया किसको, बी को, और बी चला इसके बच्चे को मार दिया। बोले अभी सबक सिखाता हूँ, अकल ठिकाने लगाता हूँ, क्या करा, सी को, बच्चे को मार दिया। तो चूंकि प्रकोपन बच्चे ने नहीं दिया, ये कह रहा है कि जो प्रकोपन बच्चे के द्वारा नहीं दिया गया है, प्रकोपन जो है बच्चे के द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए ये कौन सा अपराध किया उसने, हत्या की। कौन सा अपराध किया, हत्या की। क्योंकि प्रकोपन किसके द्वारा नहीं दिया गया, प्रकोपन सी के द्वारा नहीं दिया गया, सी जो उसका बच्चा है, प्रकोपन इसने नहीं दिया, प्रकोपन इसने दिया था। हाँ अगर इसको मारता तो बात थी कि हत्या ना होगी, फिर कौन सा हो जाता, आपराधिक मानव वध हो जाता, है ना। ये हो सकता था कि ये आपराधिक मानव वध हो जाता, ठीक है, या वो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता, लेकिन हो सकता था कि आपराधिक मानव वध हो जाता, क्योंकि इसने प्रकोपन दिया, इस प्रकोपन में इसने इसकी हत्या कर दी। स्वाभाविक सी बात है, फिर हत्या तो होता नहीं, हत्या नहीं होता तो क्या होता, आपराधिक मानव वध हो जाता। लेकिन चूंकि प्रकोपन सी ने नहीं दिया था, इसलिए क्या है, ये हत्या है। याद रखेंगे ये कौन सा अपराध है, हत्या है। दूसरा देखिए क्या कहता है, का को माँ गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है, का इस प्रकोपन से माँ पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें ना तो उसका आशय या का जो समीप है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और ना वह यह जानता है कि संभव है कि वह या का वध कर दे, का या का वध करता है। यहाँ का ने हत्या नहीं की किंतु केवल आपराधिक मानव वध की। अब ये वाला उदाहरण थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है ए नाम का व्यक्ति था, ए नाम का व्यक्ति था, उसने किसको, बी को, यहाँ नीचे लिख रहे हैं बी,
तो इसको बी को क्या दिया, प्रकोपन दिया। बी को प्रकोपन दिया, बी थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई वेपन निकाल लिया, कोई हथियार निकाल लिया, बंदूक निकाल ली मान लो, और उस बंदूक से क्या किया, इन पे प्रहार किया। अब वो प्रहार इनको ना लग के, यहाँ कौन खड़ा था, सी खड़ा था मान लीजिए, यहाँ इनको ना लग के इसने इनको क्या किया, प्रकोपन किया। प्रकोपन जरूरी, प्रकोपन किया, किसने किया, प्रकोपन, ए ने। और इस प्रकोपन से बी को गुस्सा आ गया, बी ने बंदूक निकाली, और बी ने किस पे, बी ने जो बंदूक ए पे चलाई तो ए पे थी, लेकिन वो ए को ना लग के किसको लग गई, इसी को लग गई, जो इसको दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसकी दृष्टि से बाहर था, गलती से लग गई, है ना। तो ये कह रहा है जब ये सी को गोली लगी, गलती से लगी, तो किस अपराध का दोषी है, क्या हत्या का दोषी है बी। ये कह रहा है कि हत्या का दोषी है बी, बी हत्या का दोषी ना होकर काय का दोषी होगा, आपराधिक मानव वध का। अब आपराधिक मानव वध का दोषी हो गया ये, जो बी है आपराधिक मानव वध का दोषी है। क्यों है, क्योंकि उसकी कोई उसका आशा बी को सी को मारने का थोड़ी ना था, ना ही कोई ज्ञान था, ना ही उसको दिखाई दे रहा था, है ना। दुर्घटना है, एक तरीके से दुर्घटना में मर गया, लेकिन प्रकोपन में बंदूक निकाल के कर रहा था काम, काम तो गलत ही कर रहा था ना, कि कोई प्रकोपन देगा तो कब बंदूक निकाल लोगे, तो बंदूक नहीं निकालोगे, इसीलिए क्या हुआ, बंदूक इन्होंने निकाल के एक को मारना चाहते थे, सी मर गया। अब इसको थोड़ा सा अपन बदल देते इस उदाहरण को, है ना। ये तो आपराधिक मानव वध हो गया, है ना। अब मान लीजिए कोई प्रकोपन ऐसा था कि जिसमें ए ने नहीं दिया प्रकोपन, यहाँ ये खुद ही प्रकोपित हो गया, ये बी खुद ही अपने आप में प्रकोपित हो गया, किसको मारने के लिए, ए को मारने के लिए, इसको प्रकोपन खुद ही आया, गुस्सा, इसको खुद गुस्सा आ गया अपने आप में, और इसने ए पे गोली चला दी। किस पे चलाई गोली, ए पे। गोली ए को ना लग के किसको लग गई, जे सी को ही लगी गोली जाके, सी को मारने का कोई आशा नहीं था, है ना। तो फिर कौन से अपराध का दोषी होगा, अब बात आ गई कि अब कौन से अपराध का दोषी, यहाँ प्रकोपित ये कर रहा था और यहाँ ये स्वयं प्रकोपित है, तो फिर यहाँ हत्या हो जाएगी, यहाँ हत्या। ये उदाहरणों में इसीलिए दिक्कत होती है, बच्चों को देखने से नहीं, पढ़ना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। अगर बी स्वेच्छाएं प्रकोपित होता है, अपने आप में प्रकोपन होकर बंदूक चलाता, ए पे चला रहा था, लेकिन लग गई जाके किसको, सी को, सी को मारने का कोई आशय नहीं था, कुछ नहीं था, तो वहां ऐसे ही दंड से दंडित होगा जैसे वो बी की, ए की हत्या कारित करने के लिए दोषी होता है, यानी हत्या का। जब ए को स्वयं प्रकोपित होता और ए को गोली मारता तो काय का दोषी होता, हत्या का। और चूंकि बी सी जो था उसकी दृष्टि से बाहर था, फिर भी चूंकि स्वयं प्रकोपित था, अपने आप में प्रकोपित था, तो भी ये हत्या का दोषी ही माना जाएगा। कब, जब स्वयं प्रकोपित होकर करता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है ये वाले उदाहरण में, ये वाले उदाहरण में थोड़ा सा अलग स्थिति है, ये प्रकोपित कर रहा है, उस प्रकोपन के अनुसार में ये गोली चला रहा है, तो यहाँ काय से दोषी हो जाएगा, यहाँ हत्या से दोषी ना होगा, काय का दोषी होगा, आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको देखना है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण, कौन सा पढ़ रहे थे अपन, अच्छा तीसरा वाला है ना। या द्वारा जो एक बैलिफ है का विधि पूर्ण गिरफ्तार किया जाता है, उस गिरफ्तारी के कारण का को अचानक को तीव्र आवेश आ जाता है और वह या का वध कर देता है। वह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा किया गया है जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई। बेलिफ मतलब कोई व्यक्ति पकड़ने के लिए जो दिया जाता है, लोक सेवक मान लीजिए आप, कोई लोक सेवक मान लीजिए, यहाँ लोक सेवक है कोई व्यक्ति, उसको कोई मान लीजिए वो कोई वारंट का निष्पादन कर रहा है, वो किसी व्यक्ति को पकड़ना है उसे, वो आपको पकड़ने आया और आपको उस बात से बहुत गुस्सा आया और आपने उसका वध कर दिया, तो ये क्या है, ये हत्या है। क्यों, क्योंकि जो लोक सेवक है क्या काम कर रहा था, वो विधि के अनुसरण में कार्य कर रहा था, तो विधि के अनुसरण में अगर वो कार्य कर रहा था और उसके उसके बदले में अगर आपको प्रकोपन आता और अगर किसी व्यक्ति की जो लोक सेवक उसकी आप मृत्यु वध कर देते हैं, तो काय की श्रेणी में आएगा, वो हत्या की श्रेणी में आएगा। यहाँ वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आएगा, काय की श्रेणी में आएगा, हत्या की श्रेणी में आएगा, क्योंकि लोक सेवक का काम क्या था, विधि पूर्ण काम कर रहा था, वो आदेशिका का पालन कर रहा था और आपको गुस्सा आ गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल है ये वाला। अगला देखिए क्या कहता है, या के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, साक्षी के रूप में का उपसंजात होता है, या यह कहता है कि वह का के अभिसाक्ष के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता है और यह कि का ने शपथ भंग किया है, का को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और या का वध कर देता है। यह क्या, ये मान लीजिए कोई जज साहब थे, अब जज साहब के सामने कोई गवाह आया, कोई अपराधी आया, जज साहब ने उन पर टिप्पणी कर दी, क्या टिप्पणी करी
कि भैया ये झूठा व्यक्ति लग रहा है मुझे, इसके बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये ठीक आदमी नहीं है, ये झूठा आदमी है, गलत आदमी है। उससे क्या हुआ, उसको क्रोध आ गया और उन्होंने उसी जज साहब की क्या करी, मृत्यु कारित कर दी। तो ये क्या है, ये हत्या है, सिंपल है ये। जज साहब क्या करे, विधि का काम कर रहे हैं ना, वो अपनी राय रख रहे हैं, जज रख सकते हैं उस तरीके से वो राय रख रहे हैं, और उस राय से आपको क्या है, आपको गुस्सा आ गया और आपने क्या कर दिया, उनका वध कर दिया, विधिपूर्ण काम कर रहे हैं वो राय देते हैं जज अपने के विश्वास के योग्य नहीं है, तो वो विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और उस बात से कोई अब ऐसा कोई सद भी नहीं करे कि आपको हत्या कर दें आप उसकी। तो आपने क्या किया, उनकी हत्या कर दी, तो ये काय की श्रेणी में आएगा, हत्या की श्रेणी में आएगा। ये वाला उदाहरण कभी कभी आ जाता है। ये वाला आता है, देखिए ये वाला, या कि नाक खींचने का प्रयत्न का करता है, या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए का को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप का को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह या को बंद कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई है। जो अभी बताया उसी तरीके का है कि आप क्या है, बी की नाक खींच रहे थे, बी ने आपको पकड़ा और आपको गुस्सा आ गया और आपने क्या करा, बी की हत्या कारित कर दी। इसने रोका इनको, पहले तो इनने इसकी नाक खींची और फिर इसने इसको रोका, प्राइवेट डिफेंस करा। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी की नाक खींचोगे वो आपका हाथ पकड़ेगा, उसने आपका हाथ पकड़ा और आप में गुस्सा आ गया क्योंकि इसने हाथ क्यों कैसे पकड़ लिया, और आपने क्या किया, इसका वध कर दिया। तो ये वध क्या है, ये वध हत्या है, क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का ये बात हो रही कि वो प्राइवेट प्रतिरक्षा आपने खुद उकसाया, उसके बाद वो काम कर रहा था, है ना। तो इस वजह से वो ये जो वाला कृत्य है वो हत्या की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उकसाना भी आप दे रहे हैं, और ये वाला भी जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा में काम कर रहा है ना। तो ये कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। अब आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं होता है, वो प्राइवेट डिफेंस में अपन पढ़ा है उसके हिसाब से प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार बढ़ जाता है वो एक अलग बात है। तो आप इतना ध्यान रखें कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता। मतलब आपने घुसा दिया और फिर दूसरा व्यक्ति सेल्फ डिफेंस कर रहा है और फिर आप कहोगे आपको बचाव मिले, खुद ही उकसाओगे तो खुद को कैसे बचाव मिलेगा। आप किसी को उकसाते हो, फिर वो अपने सेल्फ डिफेंस में काम करता है, फिर आप कहते हो कि साहब मेरा सेल्फ डिफेंस कहाँ गया, भैया तुम ही तो उकसा रहे हो तो तुम्हें कहां से मिलेगा, है ना जी। अगला देखिए, खा पर या आघात करता है, खा को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है, खा जो निकट ही खड़ा है हुआ है, खा के क्रोध का लाभ उठाने और उससे या का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है, खा उस छुरी से या का वध कर देता है। यहाँ खा ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध किया हो, किंतु का हत्या का दोषी। देखिए ये क्या कह रहा है, ये वाला उदाहरण भी बहुत आता है। इसमें 3 लोगों की बात है, ए और बी ये लोग थे 2, है ना, और ए और सी में मान लीजिए, क्या सी को नहीं, ए और बी मान लीजिए, ए और बी में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। इसको तीव्र लिखा है, यहाँ पर आघात करता है और इस प्रकोपन में तीव्र कूद आता था, मतलब ये इसने इसको मारा होगा, पीटर लड़ाई होगी मान लीजिए, इसने बी ने किसको मारा, ए को मारा, उससे ए को आ गया तीव्र क्रोध आ गया, इसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया। जो सी खड़ा था, सी नाम का व्यक्ति ये पास में ही खड़ा था, इसने सोचा इस मौके का फायदा उठाया जाए और क्या किया, इसको एक छुरी दे दी, चाकू दे दिया, चाकू दे दिया कि ले तू चाकू मार दे, खुद नहीं मारा, इसको दे दिया, और इसने क्या किया, इसने उसको चाकू मार दिया, जिससे क्या हुआ, बी की मृत्यु हो गई। तो ये कह रहा है कि ए ने कौन सा अपराध किया, पहले अपन देखें। तो ए ने कौन सा अपराध किया, ए ने आपराधिक मानव वध किया। ए ने आपराधिक मानव वध क्यों किया, क्योंकि ये प्रकोपन में काम कर रहा था, इसने इसको मारा, इससे इसको गुस्सा आया, क्योंकि प्रकोपन में काम कर रहा था, हंसे से कुछ नहीं था, लेकिन प्रकोपन में काम कर रहा था, तीव्र आवेश आ गया था, तो इसका काम क्या है, आपराधिक मानव। सी का काम क्या है, सी का हत्या माना जाएगा। जो पास खड़ा है ये ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी दुष्प्रेरक टाइप का व्यक्ति है, जैसे हमने दुष्प्रेरण पढ़ा ना, उसी तरीके की बात कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सहायता द्वारा भी दुष्प्रेरण होता है ना, अगर उसी समय वहीं खड़ा होता है, आपने पढ़ा होगा दुष्प्रेरण में, अगर कोई दुष्प्रेरक उसी समय वहीं खड़ा होता है और वो मदद करता है तो वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा जैसे उसने ही अपराध किया है। तो ये वही वाली बात हो रही है कि अगर इसे चाकू दे रहा है, किस आशय से यहाँ खड़ा हुआ है और चाकू दे रहा है कि लो हत्या कर दो, तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा जैसे इसी ने हत्या कारित की हो। ये तो सोच समझ के दे रहा है ना, इसको तो कोई आवेश आया नहीं है ना, तो इसने क्या माना जाएगा कि इसने हत्या कारित की। जैसे आपने दुष्प्रेरण पढ़ा ना, दुष्प्रेरक जब स्वयं उपस्थित होता है
है। और जब दुष्प्रेरक स्वयं उपस्थित है तो ऐसा बरता जाता है कि उसने वो अपराध क्या किया, स्वयं किया है। तो ऐसा ही ये उदाहरण कह रहा है कि जब ये खुद यहाँ पर उपस्थित है और इसको चाकू देता है अपना लाभ कम करने के लिए और इसकी मृत्यु कारित कराता है, तो सी काय का दोषी हो जाएगा, सी हत्या का दोषी हो जाएगा, और ए काय का दोषी होकर ए आपराधिक मानव बध का दोषी होगा। मोस्टली सी के बारे में पूछेंगे कि सी काय का दोषी होता है, तो लोग उल्टा लगा देंगे कि सी आपराधिक मानव बध, ए हत्या। नहीं, ए सी आपराधिक मानव बध का दोषी, सी हत्या का दोषी होगा और ए आपराधिक मानव बध का दोषी होगा। ठीक है, ये अब देखिए इसका अपवाद 2। अपवाद 2 कहता है आपराधिक मानव बध हत्या नहीं है, इसका अपवाद सेकंड है, 2 है। ये कहता है आपराधिक मानव बध हत्या नहीं है यदि अपराधी शारीरिक शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावना पूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतित के बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा है। ये कह रहा है कि प्राइवेट डिफेंस के अधिकार जब आपको उपलब्ध है तो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में अगर आप उस शक्ति से आगे बढ़कर के कोई कार्य कर देते हैं, मतलब आप प्राइवेट डिफेंस का काम कर रहे थे, उसमें कोई आशयवाद नहीं था, केवल डिफेंस का बात कर रहे थे, आप केवल अपनी रक्षा कर रहे थे, चाहे शरीर की कर रहे हो या संपत्ति, दोनों की बात है। उसके डिफेंस के अनुसरण में आप काम कर रहे थे और वो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से आगे बढ़ जाते। आपकी सीमा कहां तक होती प्राइवेट डिफेंस की, आपने पढ़ा है ना, प्राइवेट डिफेंस कब तक लास्ट है, जब तक आपके शरीर को या संपत्ति को नुकसान की आशंका बनी रहती तब तक। लेकिन ये उसके बाद भी चले गए, शंका खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, उसके बाद भी ओवर क्रॉस हो गए, प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से ओवर चले गए, शंका खत्म हो गई, सुरक्षित हो गए और उससे आगे चले गए, फिर भी मारते रहे। और इस तरीके से क्या किया इन्होंने, उसकी मृत्यु का उदाहरण भी है इसमें, इन्होंने उसकी मृत्यु कारित कर दी। तो यहाँ हत्या के दोषी ना होंगे, काय के दोषी होंगे, आपराधिक मानव वध के। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस के अनुसरण में काम करता है और उस प्राइवेट डिफेंस के अनुसरण से आगे बढ़ जाता है और ऐसे आगे बढ़ के उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो वो काम काय में चला जाएगा, वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में चला जाएगा। देखिए इसका उदाहरण, का को चाकू मारने का प्रयत्न या करता है किंतु इस प्रकार नहीं कि या घोर उपहति कारित हो, का इस पिस्तौल निकाल लेता है या हमले को चालू रखता है, का सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वे अपने को चाबुक की कह रहा, एक मिनट दोबारा पढ़े इसको, का चाबुक है, चाकू नहीं, सॉरी चाबुक है, चाबुक यानी हंटर, का को चाबुक मारने का प्रयत्न या करता है किंतु इस प्रकार नहीं कि या को घोर उपहति कारित हो, का एक पिस्तौल निकाल लेता है या हमले को चालू रखता है, का सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता, गोली से या का वध कर देता है। यहाँ कहा ने हत्या नहीं की किंतु आपराधिक मानव वध किया है। ये क्या कह रहा है, ये चाबुक मतलब हंटर कहते हैं ना, जैसे हंटर हो, चाबुक वो वाली चाबुक है, हंटर होता है, चाबुक होती है, जो जानवरों को आपने देखा बग्गी खाने वो भी होती है चाबुक, उसको भी कहते हैं। तो चाबुक से मार रहा है ए, इसको हंटरों से मार रहा है ए, किसको मार रहा है, बी को मार रहा है। अब बी को लगा के जिस हंटरों से मारा है, इन्होंने पिस्तौल निकाल ली तो भी नहीं मारा गया। और चाबुक से स्वाभाविक सी बात है, कोई ऐसे कोई गंभीर उपहति वगैरह वाली बात नहीं, चाबुक से कोई मारेगा तो कोई ज्यादा गंभीर चोट आने की संभावना नहीं है। और इन्होंने क्या किया, पिस्तौल निकाली तब भी ये नहीं माना और एक क्या करता रहा, निरंतर चाबुक मारता रहा। अब इनने कहा कि भैया ऐसी परिस्थिति में आ गए कि भैया बंद पिस्तौल ही चलाना पड़ेगी, और इन्होंने पिस्तौल चला के इसको मार दिया। तो यहाँ इन्होंने कौन सा अपराध किया, इन्होंने क्या किया, आपराधिक मानव वध किया। क्यों किया इन्होंने आपराधिक मानव वध? इसलिए किया कि जी अपने जो प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार का था उनने अतिक्रमण किया है। कैसे अतिक्रमण किया, कोई व्यक्ति आपको चाबुक से मार रहा है तो क्या उसे गोली मारोगे आप, अतिक्रमण है ना। प्राइवेट डिफेंस भी कितना प्राप्त होता है, जितना आपके शरीर को बचाने के लिए आवश्यक हो, आपने पढ़ा ना, जितना आवश्यक हो उतना ही जरूरी है ना। बल प्रयोग कितना करेंगे आप, जितना आवश्यक हो अपने आप को बचाने के लिए, है ना। अगर ये आपको चाबुक मार रहा है तो आप उसको पकड़ लो, उसको पत्थर से मार दो, उसको डंडे से मार दो, वो तो ठीक है। लेकिन आप जो थोड़ी ना कि किसी को गोली मार दोगे। तो
प्राइवेट डिफेंस कितना उपलब्ध होता है, जितना अपने आप को बचाने के लिए आवश्यक है केवल उतना, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा जाओगे तो कहाँ चले जाओगे, आपराधिक मानव वध में चले जाओगे। प्राइवेट डिफेंस कोई अनलिमिटेड चीज नहीं है कि बोले बोल डाटा खत्म नहीं होगा, आप इस्तेमाल करते जाओ, ऐसा नहीं। उतना ही जरूरत है जितना आपको आवश्यकता, उससे आगे बढ़ोगे तो काय में जाओगे, आपराधिक मानव वध में चले जाओगे। देखिए अपवाद 3 क्या कहता है, इसका थर्ड वाला जो अपवाद है वो क्या कहता है। तीसरा अपवाद कहता है आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति के आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिससे वह विधिपूर्ण हो और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे। ये क्या कह रहा है, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, ये कह रहा है लोक सेवक की बात आ गई। अगर कोई लोक सेवक है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो लोक सेवक की सहायता करे, दोनों, या तो लोक सेवक है या लोक सेवक की सहायता करने वाला व्यक्ति है, ये भी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लोक न्याय की अग्रता में कार्य कर रहा है और उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाता है। क्या करता है, ये विधि ने जो उसे शक्ति दी है उस शक्ति से बढ़कर के आगे ये कार्य करता है। जितना इसको पावर था, जितनी इसको शक्ति थी, उससे ज्यादा बढ़ करके ये अगर कोई काम करता है तो वो क्या करे, बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके कि वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते अब उसके कर्तव्यों में सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावना पूर्वक विस्तार करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु की गई है वैमनस्य के बिना मृत्यु कार्य करे। तो ये क्या कर रहा है, उसकी मतलब कोई प्रति हेतु के बिना, कोई दुश्मन, वैमनस्य मतलब दुश्मनी के बिना ये अपनी क्या करते हैं, मृत्यु कारित कर देते हैं। मान लीजिए किसी को पकड़ने गए, जो पुलिस थोड़ा बहुत बल प्रयोग करती है ना, अब ये थोड़ा बल प्रयोग करके की जगह क्या किया ना, ज्यादा कर दिया अपनी शक्ति से, ज्यादा बढ़ गए और ऐसे में उस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु कारित हो गई। तो ये कह रहा है तो कौन सा अपराध किया है फिर, आपराधिक मानव वध। काय में जाएंगे, आपराधिक मानव वध में भी। और इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं फिर आपराधिक मानव वध है, एक विधिपूर्ण और एक विधि विरुद्ध। आपराधिक मानव वध भी 2 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं आपराधिक मानव वध, विधिपूर्ण होते हैं एक तो, है ना, और एक विधि विरुद्ध होते हैं, ये भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये अब आप कहोगे इसमें क्यों इतना डिफरेंस की क्या जरूरत है, इन्हीं की जरूरत होती है, सजा में गड़बड़ हो जाती है, कम हो जाती है, माफ भी हो जाती है, इसीलिए। विधि विरुद्ध होता है तो स्वाभाविक सी बात है, सजा होगी कितनी होगी, जितना रहता है उस हिसाब से। विधि पूर्ण होगा तो हो सकता है कि अगर विधि पूर्ण है तो माफी भी हो जाएगी, छूट भी जाओगे, तो इस हिसाब से, इसीलिए इतना वो सारा उसमें वो दिया है। तो इस तरीके से अगर वो अपनी शक्ति से बढ़ जाता है तो किसकी श्रेणी में आएगा, आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा, बगैर किसी दुराशय के, बगैर किसी आशय के, केवल शक्ति से आगे बढ़ गया। यहाँ प्राइवेट डिफेंस से आगे बढ़ गया व्यक्ति, यहाँ वो अपनी लोक सेवा को अपनी शक्ति से आगे बढ़ गया, तो फिर वो हत्या ना होकर क्या हो जाएगा, आपराधिक मानव वध। अब देखिए चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरता या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। स्पष्टीकरण कहता है ऐसी दशा में यह तत्वीन है कि कौन प्रकोपन देता है। ये कह रहा है झगड़ों की बात कर रहा है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं ना, अचानक से झगड़ा हो गया, 2 गुट थे, अचानक से झगड़ा हो गया। यहाँ ये बात मायने नहीं रखती कि कौन से ग्रुप ने, या ए ने कि बी वाले ग्रुप ने कौन ने प्रकोपन दिया, इसका कोई महत्व नहीं है। या अचानक झगड़ा वगैरह होता है, ऐसे में अगर किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती तो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगी। अचानक झगड़ा हुआ है, आपस में लोग बाहर लड़ बैठे और एक आध 2 को मार दिया आपस में, है ना, इस तरीके से अगर हो जाता है तो वो इस धारा में मतलब हत्या की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो काय में जाएंगे, हत्या में नहीं आएंगे तो काय में जाएंगे, सीधी सी बात है। जो व्यक्ति हत्या में नहीं जाएगा वो काय में जाएगा, आपराधिक मानव वध में जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया ये नहीं बनेगा। हत्या नहीं हो रही वो मान लिया, लेकिन हत्या नहीं हुई तो आपराधिक मानव वध तो है ही, मान के ही चलो। ये नहीं लगा दिया कि वो अचानक झगड़ा में हो गया तो कौन सा अपराध है, कोई अपराध नहीं, कोई अपराध तो किया है लेकिन हत्या नहीं की है, ये तय।
हत्या नहीं की, अपराध किया। इनने भी पुलिस वाले थे, इनने अपराध तो किया है, हत्या नहीं की, लेकिन अपराध किया है। तो अपराध कौन सा किया? अपराध आपराधिक मानव वध किया है, और इन्होंने भी आपराधिक मानव वध किया है। और आपराधिक मानव वध किया तो आप कहोगे कि सजा, वो भी मैंने बताया ना 2 तरीके की होंगी, उसमें भी न्यायालय देखेगा कि जो आपराधिक मानव वध किया वो विधिपूर्ण था कि नहीं था, या वो विधि विरुद्ध था कि नहीं था। अगर वो विधिपूर्ण होगा तो हो सकता है न्यायालय इनको छोड़ दे, और अगर वो विधि विरुद्ध होगा तो स्वाभाविक सी बात है न्यायालय क्या करेगा, उनको दंडित करेगा। या विधि पूर्ण लगता है, न्यायालय को लगता है कि विधि पूर्ण था, इनको इतनी सजा नहीं देनी चाहिए, तो कम सजा देगा। ये थोड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है। तो अगर उसे विधि पूर्ण लगेगा तो छोड़ भी सकता है, सजा कम भी कर सकता है, और अगर विधि विरुद्ध होगा तो स्वाभाविक सी बात है फिर तो सजा लगेगी आपराधिक मानव वध की जो होती है ना, वो सारी चीजें। अब देखिए पांचवा क्या कहता है इसका। पांचवा कहता है आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि 18 वर्ष, ये याद रखना, ये पांचवा वाला है, ये याद रखना, ये कई जगह काम आता है। जैसे मान लीजिए आपकी 18 साल की एज है और आपने खुद ने सहन किया, या आप कहते हैं साहब मुझे जहर दो, तो मुझे मार डालो, और ऐसे में ये चंद चले जी ने बात मान ली इनकी, बोले ठीक कह रहा है, बोले तुम कह रहे हो तो मार डालता हूं तुम्हें। तो यहाँ जो ए है, अब आप क्या कहोगे कि चूंकि ए नहीं, इसने मान लीजिए ए ने, ये बी मान लो, ये बी थे, बी ने आपसे कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, आप मुझे मार डालो, और आप चले, आप बहुत दयालु थे, आपने बोला क्यों, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हें मार डालता हूँ, ये मैं मार दिया। तो इन्होंने कौन सा अपराध किया? अब आप लगाओ, बोले कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि बी ने कहा था इससे। अपराध तो किया है, अपराध किया है, लेकिन कौन सा अपराध किया है? आपराधिक मानव वध का। क्यों? क्योंकि यहाँ एक की सहमति थी, सहमति थी तो इसलिए हत्या नहीं है। अगर सहमति नहीं होती तो क्या होता? तो फिर हत्या हो जाता। चूंकि सहमति थी, एक की एज भी कितनी थी, मृत्यु के मामले में एज कितनी होती? 18। सहमति की बात जब मृत्यु से संबंधित हो तो वहां एज कितनी होना चाहिए? 18। 18 वर्ष से ये अधिक आयु के थे और इन्होंने मरने की बात की, तो आपने अपराध तो किया है लेकिन हत्या का नहीं किया। कौन सा अपराध किया? फिर आपराधिक मानव वध का अपराध किया। अब अगर एज की, ए की एज 17 कर दी जाए, अगर उदाहरण ऐसे दे दी जाए कि ए था या बी था जिसकी एज कितनी थी? 17 वर्ष थी, और वो ए से कहता है कि मुझे मार डालो, और ए उसे मार डालता है, तो फिर क्या हुआ? तो फिर हत्या हुई। क्यों? क्योंकि एज निश्चित कर दी ना, एज कितनी होना चाहिए? 18 उससे अधिक। 18 या उससे अधिक एज होगी तभी वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में जाएगा। उससे नीचे की एज है और अगर ये कहता है मुझे मार डालो, तो फिर वो हत्या ही होगा, ठीक है। तो इस मामले में क्या हो जाएगा? अगर 18 साल का है और वो सहमति, इसकी सहमति से मृत्यु कारित करता है ये, तो फिर ये क्या है? आपराधिक मानव वध है। और अगर इसकी सहमति के बिना तो हत्या है ही, और अगर इसकी एज कम है तो भी हत्या है, ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए अब उदाहरण है, दृष्टांत इसमें। यहाँ को जो 18 वर्ष से कम आयु का है, उकसा करका उसे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है। यहाँ कम उम्र के होने के कारण या अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए काने हत्या की। ये क्या कह रहा है? 18 वर्ष से कम आयु का। उदाहरण भी देखिए, 18 वर्ष से कम का लिखा। एक व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का था, ए नाम के व्यक्ति क्या करते हैं? दुष्प्रेरण करते हैं कि भैया तुम आत्महत्या कर लो, तुम्हारे जैसे लोग तो धरती पे बोझ है। इस तरीके के, मतलब उकसाने के कई तरीके होते हैं। तो इन्होंने उकसाया और बेचारा ए चला और ये मर गया, आत्महत्या कर ली। तो ये कह रहा है कि ए ने कौन सा अपराध किया? ए ने हत्या किया। क्यों हत्या किया? क्योंकि ए की एज क्या है? 18 वर्ष से कम। ए की एज क्या है? 18 वर्ष से कम की आयु है, इसीलिए क्या किया? हत्या कारित की। तो ये ए ने क्या किया? हत्या कारित। किसकी? इसका दुष्प्रेरण किया ना, एक एज कम थी, इसका दुष्प्रेरण किया, तो कौन सा अपराध किया? हत्या कारित। ठीक है, ये इसका हो गया 300। ये अब बाकी जो है कल देख लेंगे। 301 से काफी बड़े थे ये, उसके बाद थोड़े थोड़े हैं। ये दोनों में फिर से एक बार इनको घर पे पढ़ना, थोड़ा सा दोनों में अंतर क्या है। चलिए लाइट भी गई, अब बाकी कल अपन पढ़ेंगे।